नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में तमाम अधिकारी शामिल हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की सख्ती दिखाई है, इस पर हमारी चर्चा होगी और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सख्ती से क्या सभी जिलों के अधिकारी सध रहे हैं, क्या सभी जिलों के अधिकारियों पर ये साफ तौर पर एक मैसेज जा रहा है कि यदि वे बेहतर कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें भी पद से हटा दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर ये एक जिले तक ही है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र, यदि हम उनके पूरे अंडर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 52 जिले आते हैं। अलग अलग जिलों की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये सख्ती सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में दिखाई नहीं दी, अलग अलग जिलों में दिखाई दी, जिसमें डिंडोरी शामिल है, अशोकनगर शामिल है, गुना शामिल है, शिवपुरी शामिल है। तो ये भी हमारी चर्चा का एक अहम विषय होगा और साथ ही साथ हम तमाम मेहमानों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार लिए जा रहे एक्शन से ब्यूरोक्रेसी में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। लेकिन हम एक आपको एक वीडियो हम जरूर दिखाते हैं। हालांकि ये वीडियो सितंबर माह का है, लेकिन इसकी चर्चा काफी हुई थी। ये दरअसल उस वीडियो में आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। वे डिंडोरी पहुंचे हुए थे और मंच से जब अनियमितता मिली एक अधिकारी की जो कि खाद्य विभाग में पदस्थ थे, राशन में अनियमितता मिली और उन्हें मंच से सीएम शिवराज ने सस्पेंड किया था। पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर। ये तो पहले के अभी 70,000 का पूछा, 70 में से 30 ही क्यों बनी, सब क्यों नहीं बनी? अरे चल कब तक चलेगा भाई? आपको सस्पेंड कर रहे हैं हम, चलो इतने दिन में बनाए नहीं, ये कोई तरीका होता है? करो नाम लो। तो ये वीडियो आपको हमने इसीलिए दिखाया कि जो हमने इस प्रोग्राम को नाम दिया है उसके हिसाब से हम अब चलिए बातचीत शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से महासचिव पवन पटेल साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पवन जी का। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। पवन जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, इससे वस्तु स्थिति कितनी स्पष्ट होती है अधिकारियों की भी, और जो एक हम देखते हैं अधिकारियों की एक लॉबी होती है जो वर्षों से जमे रहते हैं एक जगह पे, उनको लगता है कि अब तो सरकार किसी की भी आ जाए, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हम तो ऐसे ही यथावत चलेंगे। देखिए, कार्यवाही की गई है, एक जिले में की गई, 2 जिलों में की गई, जबकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें कार्यवाही पूरे मध्य प्रदेश में करनी चाहिए। और इस टाइप के जो काम कर रहे हैं, किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है? ठीक है, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अधिकारी लोग सब कर देते हैं। अधिकारी लोग ऐसा करते हैं कि सत्ता उनकी जेब में है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर ये बिना किसी भेदभाव के, अगर मन से उनके मन में सचमुच का नायक बनने का जज्बा है, अगर वो दिखाना चाहते हैं, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं संवेदनहीन सरकार है। चाहे कोरोना के समय के ले लिए, चाहे नोटबंदी के समय ले लिए, जिस टाइप के हालात इस देश और प्रदेश में हुए थे, हमेशा इस टाइप की चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था। माननीय शिवराज सिंह चौहान अचानक इस टाइप से काम करते, कभी 6 बजे उठ जाएंगे और काम कर देंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे हम बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। और जिस टाइप की हालात होती है, आज जो गरीब मजदूर किसान जो मर रहे हैं, जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अगर संवेदनहीन है, संवेदनशील है, तो उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये कई सारे इनके एग्जाम्पल पेश होते हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि संवेदनहीनता का एक जगह ये करके सिर्फ मेन ये टारगेट ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर ये इस देश के मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया हैं, अगर ये प्रदेश के मुखिया इतने संवेदनशील, तो इनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस टाइप की घटनाएं हो, इतने किसान मर जाते हैं, इस टाइप के हालात हो जाते हैं, तो एक शब्द नहीं निकलता है। तो मेरा मतलब है कि ये सत्ता में है, उनको हटाया गया। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि कहीं इस टाइप की घटनाएं ना हो, आम जनता गरीब को राहत मिले। जो वादे करके 2014 में सत्ता में आए थे और अभी जब यहाँ ये जो 2018 में वादे में, उन वादों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर जनता ने इनको चुना है तो जनता चाहती है कि हमें कहीं ना कहीं से महंगाई और बेरोजगारी पे हमें कहीं ना कहीं से सरकार उसमें रियायत दे, सरकार ऐसे कुछ कदम उठाए कि बेरोजगार को रोजगार मिल सके,
भूखे को भर पेट खाना मिल सके, गरीबी से इस देश और प्रदेश की जनता को निजात मिल सके। सुरेश शर्मा जी, सर मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या असर होता है इन कार्यवाही का, या ब्यूरोक्रेट समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आईएएस लेवल के हैं तो हमें मंत्रालय अटैच किया जाएगा, डिप्टी सेक्रेटरी बनाया जाएगा, ओएसडी बनाया जाएगा, हम सरवाइव कर लेंगे और फिर एक बूम बैक करेंगे। क्या यहीं तक सीमित रहती है अधिकारी लॉबी के एक कार्य करने की भी मानसिकता कहूंगा मैं, और एक सोचने की भी कि चलिए हमें सस्पेंड तो कर दिया गया है लेकिन सर्वाइवल मोड भी है हमारे पास? देखिए विवेक जी, बहुत गंभीर बात इसमें यह है कि प्रशासनिक मुखिया चीफ सेक्रेटरी होते हैं जी, और सरकार के मुखिया राजनीतिक नेता होते हैं। हम लोग मोटे तौर पर राजनीतिक नेताओं पर टिप्पणियां करके फ्री हो जाते हैं। वास्तव में यह होना चाहिए कि जो प्रशासनिक अराजकता जैसी स्थिति निर्मित होने का वातावरण दिखता है और मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें इस बात पर चर्चा करना ही चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में सख्ती बरतना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक हेड वो है। और मुझे ये लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत भी हो सकता है, अधिकांश पत्रकारों का भी ये मत हो सकता है कि वर्तमान चीफ सेक्रेटरी महोदय जो हैं वो एक्शन में दिखाई नहीं देते। ये बड़ी एक हम लोगों के बीच में चिंता का विषय है। हमने इससे पहले अनेकों चीफ सेक्रेटरीज को देखा था, तो वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निरंतर काम करते थे। हम कभी इनकी कोई खबर ऐसी नहीं आती कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं ये राजनीतिक लोग होते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो या भाजपा का मुख्यमंत्री, ये सब राजनेता हैं। राजनेताओं को दो प्रकार के संयम बरतना पड़ते हैं। पहला, पब्लिक परसेप्शन क्या बनता है जो वो कर रहे हैं वो। दूसरा, प्रशासनिक तंत्र पर उसका असर पड़े पॉजिटिव। ये दोनों बातों का ध्यान में रख करके वो काम करते हैं। और इस मामले में जैसे मान लो आपने एक ये वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में भी आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, और एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद किसी एक अधिकारी को यदि अटैच किया गया है तो वो भी जो है जनता के बीच में इंपैक्ट डालने वाला विषय है। इसके ऊपर राजनीतिक नेता के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय हमेशा कठोर निर्णय। ठीक बात है, हम मानते हैं कि वो नायक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायक के साथ साथ निश्चित रूप से बड़े नेता जो होते हैं वो नायक ही होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम ऐसी परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं एक्शन लेना पड़ रहे हैं, नीचे के अधिकारी एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। तो ये हमें प्रशासनिक व्यवस्था को देखना चाहिए। विवेक जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जी। मैं हमेशा एक बात का पक्षधर रहा हूं। मैं अन्य सभी लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस बात को मेरी को आगे बढ़ाइए या परिष्कृत करिए, अपने हिसाब से सोचिए। जी कि जब तक आप ब्यूरोक्रेसी का वर्क ऑडिट नहीं करेंगे, हम लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं इनको और काम के नाम पर हमें इन्हें निलंबित करना पड़ता है। तो आप वर्क ऑडिट की बात करिए। आज हर व्यक्ति के काम की समीक्षा होती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के काम की समीक्षा नहीं होती। हमारा कहना यह है कि काम की समीक्षा वर्क इसका ऑडिट होना चाहिए कि आपको जितनी तनख्वाह दे रहे हैं उतना आप काम कर रहे हैं, सुरेश जी बिल्कुल आपकी बात से ही मेरा एक और सवाल आ गया सर, और बहुत ये भी गंभीर सवाल है। जो बात आपने कही कि बड़े अधिकारी तो नहीं करते हैं सस्पेंड इस तरह से, लेकिन सर हमने वो तस्वीरें नहीं देखी है कि सीएस ने कभी किसी कलेक्टर को पद से हटा दिया हो या डीजीपी ने किसी एसपी को, आईजी को हटाया हो। अधिकांश हम ये आप भी समझ रहे होंगे मैं किस और इशारा कर रहा हूं, यानी कि कहीं ना कहीं विधायिका के अंतर्गत ही ये अभी तक हम लोग देख पाए हैं इस तरह का सस्पेंशन ऑर्डर। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन यदि प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री को किसी को निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। वो केवल मुंह से बोलते हैं, उसका फॉलो जो है वो प्रशासनिक लेवल पर होता है। अंडर सेक्रेटरी के आदेश जाएंगे निलंबित करने के लिए, यानी कि प्रशासनिक या चीफ सेक्रेटरी या अन्य बड़े अधिकारी का निलंबन संबंधी काम नहीं है। उनका काम है व्यवस्था को सुधारना। निलंबन जैसी नौबत राजनेता के सामने आ क्यों रही है? ये उनकी ड्यूटी है। यदि कलेक्टर हमारा अच्छे से काम कर रहा है तो फूड कंट्रोलर भी अच्छा काम करेगा, पुलिस प्रशासन के लोग भी अच्छा काम करेंगे, नीचे के जो आंगनबाड़ी तक के लोग काम करेंगे। यदि हमारी निगरानी सही नहीं है तो नीचे की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए
मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे चीफ सेक्रेटरी जो एक प्रकार से प्रशासनिक मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रशासन में यदि कहीं अराजकता बन रही है तो वो उसको ठीक करें। मैं उनको कमजोर कह रहा हूं ऐसा मेरा आशय बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आशय ये है कि यदि राजनेताओं को निलंबन जैसी कार्रवाई करना पड़ रही है, इसका आशय ये होता है कि प्रशासनिक जो पक्ष है वो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं है या अयोग्यता की दृष्टि में आगे बढ़ता जा रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा जी। और मैं फिर आपको याद दिला दूं विवेक जी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबन नहीं होता, निर्देश पर नहीं, लिखित आदेश, लिखित आदेश हमेशा प्रशासकीय अधिकारी के होते हैं। इसलिए ये जो बात आप कह रहे हो ये थोड़ा सा डिफर हो रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सर, और इसीलिए हमेशा आपकी बातों से न केवल जनता का ज्ञानवर्धन होता है बल्कि साथ ही साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बने रहिएगा सर हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, आप लोग तो गदगद हैं सीएम शिवराज के एक्शन को देखकर, लेकिन पवन पटेल जी जो हमारे साथ बने हुए हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि शिवराज जी केवल स्पेसिफिक इस तरह की कार्रवाई करते हैं, समय विशेष पर करते हैं और जगह विशेष पर करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है पवन पटेल जी या कांग्रेस की इस बात से? कुछ भी आरोप लगाया है वो लगाने की स्थिति में है, विपक्ष में है तो आरोप लगाएंगे। लेकिन देखिए, जब किसी भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो प्रशासनिक ढांचे का शासन में कुछ भी अगर कमी ऐसी नजर आती है और जो जनता के कामों में जिनकी भी ढिलाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे हमारे पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, उनको सबको कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से भी अलग करना। आप जब जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो आपको अलग हो जाना चाहिए। और जब संज्ञान में शिवराज जी के विषय आया, चाहे वो इंदौर के टीआई का विषय हो, चाहे ये एसडीएम का मामला हो, मुझे लगता है कि समय समय पर जब हम समीक्षा मुख्यमंत्री जी करते हैं जिलों की, और वहाँ पे अधिकारियों की भी अगर जन कल्याणकारी कामों में अगर जिनकी ढिलाई मिलती है तो उनको सस्पेंड भी किया जाएगा और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाया जाएगा। भाई, हम चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे प्रशासनिक तौर पे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी है वो जनता की सेवा के लिए, जनता के जो किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उनको दूर करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। हम सब अपने कुर्सी में बैठने के लिए नहीं आए कि हम अधिकारी बन गए तो हम हो गए। ये सवाल मैंने इसलिए भी किया था कुशवाहा जी, क्योंकि झाबुआ की जब कार्रवाई हुई थी, कलेक्टर एसपी पर गाज गिरी थी, तो ये भी चीज सामने आ रही थी। बहुत लोगों का तो ऐसा भी कहना था कि मतलब कांग्रेस से जब हमने बात की थी तो ये कह रहे थे कि केवल ये दिखावे की कार्रवाई है, बहुत देर कर दी थी कार्रवाई में। जी कुशवाहा जी, हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। इनको जनता के सरोकार और जनता के। कुशवाहा जी, आपका ऑडियो हम तक साफ नहीं आ पा रहा है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। पवन जी का मैं रुख जरूर करूंगा। पवन जी, प्रहलाद कुशवाहा जी को आप सुन रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है सर, और कुछ नहीं है। नहीं, प्रहलाद कुशवाहा जी और कहेंगे क्या? ये तो हमेशा जब भी डिबेट सुनता हूं तो यही कहते हैं, दो चार चीजें इनके रटे रटाए कि आम जनता की आवाज के लिए हम हैं, आज ही रहे, ये सब तो इनके रटे रटाए हैं। मैं सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं कि उनको क्यों हटाया गया है, ये बताइए। क्यों हटाया गया उनको? एडीएम इंदौर को? हाँ, क्यों हटाया गया? हाँ ठीक है प्रहलाद जी, पवन पटेल जी ये पूछ रहे हैं साफ तौर पर, एडीएम इंदौर को क्यों हटाया गया, कारण बताइए। पवन जी का सवाल है। देखिए, जो मुझे लगता है, जैसे मेरी जानकारी है, जो आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जो जन सुनवाई थी, जन सुनवाई में उनकी कार्यशैली जो थी वो जन सुनवाई के हिसाब से जनता को पसंद नहीं आई, इसलिए हटाया गया। ठीक है, अब मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए प्रहलाद जी। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन सुनवाई में नहीं जाना चाहिए? क्या शिवराज सिंह चौहान जी को जन सुनवाई में नहीं जाना चाहिए? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इस देश और प्रदेश की जनता से नहीं किया था? क्या शिवराज सिंह चौहान ने पेट्रोल का रेट कम करने का वादा इस देश और देश की जनता से नहीं किया था? अभी मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए पहले, फिर बोलिए, धैर्य रखना सीखिए थोड़ा सा। क्या आपकी जब इस प्रदेश और देश की जनता ने आपको चुना था तो आपको सिर्फ इस टाइप की नोटंकी करने के लिए चुना था कि आप दिखा के नायक बनने का शौक करो? आप अपनी बात, आप जब आप बोलोगे मुझे पता है, ये आपकी स्ट्रेटजी है।
प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति की यह स्ट्रेटजी है कि जब जवाब न दे पाओ तो बोलने लगो। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहिए, मैं आपके सुन रहा था। तो आप ये बताइए कि क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय हमारे देश के डायनामिक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या इस देश और प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे वो जनता के वादे पूरे नहीं किए? तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के तहत इस टाइप का नायक बनने का एग्जाम्पल उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए कि अपने आप इस्तीफा दे दें कि हमने 2 करोड़ का झूठा वादा किया था, इस देश और प्रदेश की जनता से मैं इस्तीफा देता हूं? क्या शिवराज सिंह चौहान का फर्ज नहीं बनता कि कांग्रेस के जमाने में 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो मैं साइकिल चलाता था, आज पेट्रोल के रेट इतने हैं इसलिए मैं नायक बनते हुए अपने पद से इस्तीफा देता हूं? क्यों इस टाइप का एग्जाम्पल पेश नहीं करते हैं? क्यों इस टाइप की नौटंकी करते हैं कि एक अधिकारी को आपने हटा दिया और अब उसके 10 दिन तक पूरे देश और प्रदेश में बहस चलेगी कि बड़ा महान काम कर दिया। कोरोना जैसी महामारी में इतने लोग मर गए, आपकी नैतिकता के हिसाब से जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाए इसलिए हम नायक बनते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं? इस टाइप का एग्जाम्पल पेश करिए तो कुछ नजीर कायम हो। प्रहलाद जी, पानी पी लो। हो गया। हाँ बोल दिया। भाषण पवन जी का खत्म हुआ तो मैं बोलूं? चलिए प्रहलाद जी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथियों का चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपराध में हो उनका हाथ रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार अगर कार्रवाई करती है तो सबसे पहले दर्द किनको होता है? कांग्रेस पार्टी के लोगों को होता है। अगर एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसने जनता के काम में ढिलाई बरती है तो इनको खुश होना चाहिए, लेकिन ये खुश नहीं होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाहे किसी भी प्रकार के इनके जनप्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं, इनके विधायक भी शामिल रहते हैं। और कमलनाथ जी बड़े झूठे थे क्योंकि जो 15 महीने की सरकार में उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को 4000 का भत्ता देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने संबल योजना बंद कर दी। इन्होंने किसानों के जो सम्मान निधि आनी थी केंद्र से, इन्होंने किसानों के नाम नहीं दिए, इन्होंने डाटा नहीं दिया। ये किस मुंह से जनता की बात करते हैं? इनको खुद सोचना चाहिए कि हम फिर कहाँ पर खड़े हैं जनता के कामों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो शासन के मामले में हो, चाहे जनता के विषयों को लेकर हो, जनता के बीच में रहना जानती है, जनता के लिए काम करना जानती है। और पवन जी को याद दिलाना चाहिए कि वो कमलनाथ जी वही हैं जो 15 महीने में आए थे, 1, 2, 3 करके राहुल गांधी गोल हो गए थे। जनता के बीच में रहेंगे नहीं तो अभी चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे जो पंचायत। जी, आपको ऐसा लगता नहीं कि प्रदेश की जनता सुन रही होगी और कह रही होगी कहां से कहां भटका रहे हो? हम कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं की थी। जी, आप उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हो। अब कमलनाथ जी के 15 महीने पे चलिए बात कर लेते हैं। आपके कमल पटेल मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि 15 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपके जैसा झूठ नहीं किया। हमारी कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया, हमने आप जैसे झूठ नहीं बोला, आज तक कभी आपने आरक्षण नहीं दिया। हमारी कमलनाथ सरकार ने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के साथी को दिया। आप बताइए, आप कहीं बात करने के काबिल नहीं। हम तो 15 महीने की बात करने को तैयार हैं। हम तो सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब ना देके कमलनाथ जी चले जाते हो। फिर आपका रुख करूंगा पवन जी और प्रहलाद जी का। सुरेश जी, अब देखिए जाहिर सी बात है हमारे साथ सम्मानित बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और पवन जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, प्रहलाद जी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, अपनी पार्टी का भी पक्ष रख रहे हैं। मैं इससे इतर आपकी बात को ही सर आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो आपने बात कही थी कि भले ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री आए चाहे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री आए, लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेट्स वाली एक लॉबी रहती है वो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट फॉर्म पर चलती है। उनका ये मार्जिन ऑफ वे काम करने का तरीका रहता है कि चलिए सरकार तो किसी की भी आए, हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की बात को हम तवज्जो देंगे, शामिल करेंगे, बाकायदा एज इट इज ही चलना है। क्योंकि कुछ मंत्रियों के भी आरोप आए थे कि अधिकारी तो हमारी सुनते ही नहीं है। ये बात सही है विवेक जी की ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तयशुदा फॉर्मेट में काम करती है और उसका जो हम तो लंबे समय से एक चीज सुनते आ रहे थे और वो किसी भी राजनेता की, किसी भी ब्यूरोक्रेट की सक्सेस का एक सबसे बड़ा मापदंड है कि आप जो है वो 3 जगह सेटिंग रखिए। एक
इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्योगपतियों से सेटिंग रखिए, जी। उनके कहे अनुसार नीतियां बना जी। दीजिए। दूसरा जो है, आप राजनीतिक नेतागण जितने भी हैं, जो प्रमुख नाम हैं, उनके द्वारा आए गए संदेशों का पालन कर लीजिए और अपने जो बॉस हैं उनके यस सर कह दीजिए, तो आप एक सफलतम अफसर के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन यदि बड़े मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या किसी बड़े नेता ने ये संदेश दे दिया कि भाई ये मंत्री तो बहुत उड़ रहा है, तो उसके बाद जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं और उसकी अनदेखी करना चालू कर देते हैं। वरना किस अधिकारी में इतनी ताकत हो जाएगी कि वो मिनिस्टर की अनदेखी कर जाए? तो बिना सह के जो है ये सब नहीं होता। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का अपना एक काम करने का तरीका है, उस फॉर्मेट से बाहर मतलब कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि हमारा जो मतलब बिल्कुल जो बिग बॉस कह लीजिए, जो एक गॉडफादर है, वो हमें किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होने देगा। चाहता क्या है वो, चाहता क्या है? तो वो जो चाहता है वो आप करते जाइए, तो आप दी बेस्ट हो। और जब आपने उसकी चाहत से विपरीत काम करने का काम किया, तो जो है आप जो है आलोचनाओं के केंद्र में आ जाएंगे। और आप और हम जो दो लोग हैं, वो उसी प्रकार की आलोचनाएं करेंगे कि जब हमको ये लगेगा कि जन सरोकार से परे कोई भी चीज हट रही है, चाहे वो राजनीति हट रही हो, चाहे जो है ब्यूरोक्रेसी हट रही हो, और इसको जो है हम लोग, आप और हम तब चर्चा में उसको ले आते हैं। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस और भाजपा के अपने तरीके होते हैं, वो अपनी बातें करते हैं और उनके कहने की स्टाइल भी ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि पक्ष वक्ष तो केवल अपनी पार्टी का रहता है, जनता वंता का पक्ष तो करते नहीं है कोई भी। तो चाहे वर्तमान हो या चाहे 15 महीने वाले हों, जनता से क्या लेना देना? वो जब सत्ता में आए तो वो अपना काम करते हैं, ये सत्ता में है तो ये अपना नीतियों के अनुसार काम करते हैं। अब ये सबसे बड़ी चीज है। अब मुझे तो अचरज लगा, आज पवन जी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, नायक बन जाइए। नायक बनने के लिए कोई इस्तीफा देता है? राजनीति में कोई इस्तीफा देने के लिए आता है क्या? आप राजनीति से इतने आदर्श की बात कैसे कर रहे हैं? और राजनीति में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को ये कहे कि मैं जो है आदर्श हूं और आप मेरा अनुसरण करिए? मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला रहा हूं। मैंने अर्जुन सिंह जी से एक बार सवाल पूछा था। मैंने कहा, सर हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम जो है अब फिल्म स्टारों को नायक मान रहे हैं, अपना हीरो आइकॉन मान रहे हैं। हमारा देश का जो युवा है और वो है, एक जमाना ऐसा था कि राजनेताओं को हम लोग नायक मानते थे, उनको देखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, हम इनको आदर्श मानने की कोशिश करते थे। लेकिन आज जो है फिल्म वालों को लेते हैं, न जिनका जमीर है, न चरित्र है, न कोई लेना न कोई देना ना। तो हम ये स्थिति क्यों आ गई? तो अर्जुन सिंह जी ने जवाब में बहुत लंबा नहीं दिया, वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने मुझे केवल ये कहा कि निश्चित रूप से ये समीक्षा का विषय है। बिल्कुल। तो आप इस बात को समझिए कि राजनेता केवल अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं, ये गंभीर समीक्षा का विषय है कि आज राजनेता जो है वो राष्ट्र के नेता नहीं बचे, वो दल के नेता हो गए। थोड़े दिनों बाद वो गुट के नेता हो गए कि मैं फला गुट का हूं, मैं कांग्रेस में अमुक गुट का हूं, भाजपा में अमुक गुट का हूं। तो इसलिए बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को भी मैसेज दिया और बहुत ही ऐतिहासिक आपने बात भी बताई। बिल्कुल सर, समय बहुत कम है हमारे पास। पवन जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया आधी रह गई थी, पूरी कीजिए। सुरेश जी से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती रहती हैं। मेरा निवेदन यह था कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इस्तीफा तो देंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा जब अच्छे अच्छे कांड कर देती तब इस्तीफा नहीं देती, तो अब इस्तीफा क्या देगी? मैं तो प्रहलाद जी की बात पे कह रहा था। प्रहलाद जी जो बोल रहे थे आज नायक बन के उन्होंने ऐसा किया, इसलिए मैंने पूछा कि क्यों हटाया, तो उन्होंने बोला जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं किया इसलिए नहीं हटाया। तो हमने कहा अगर इतना बड़ा एग्जाम्पल पेश करना है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप तो ना मोदी जी ने काम किया और ना शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया। तो अगर आप इतने बड़े हो, नायक बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप दोनों इस्तीफा दे दो। मेरा तो जस्ट ये निवेदन है। वो तो मैं जानता हूं भाजपा जब आज तक इस्तीफा नहीं दी इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद, तो अब क्या देगी? वो तो सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहती है। उसके लिए चाहे किसान को मारना पड़े, चाहे नौजवान को मारना, चाहे गरीब मजदूर किसी को मारना पड़े, उससे कोई गुरेज नहीं। उससे सत्ता में प्रहलाद जी, एकदम संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। प्रहलाद जी, देखिए पवन जी की बात सुन के इतनी हंसी आ रही थी मुझे कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। सुन लेते हैं, ये अपनी बातों से कैसे यू टर्न लेते हैं, और जब जनता की बात आती है तो इस्तीफे की बात करते हैं। इस्तीफे की बात आप राहुल गांधी जी कहेंगे तो 1 2 3 4, नहीं तो कमलनाथ जी की बंटाढार। तो बंटाढार अगर कर देते युवाओं को क्या 4000 का भत्ता दिया था इन्होंने? किसान चलिए सवाल बंद कर दिया। ठीक है सर, समय समाप्त हो चुका है। बहुत माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा केवल यही थी कि इस अवतार से अधिकारी लॉबी कितना
दुरुस्त होगी, क्योंकि लगातार कार्यवाही तो हुई, चाहे वो झाबुआ हो, चाहे वो अन्य जिले हों, और अब इंदौर का भी नाम शामिल हो गया। पर सवाल केवल यही रहेगा कि अधिकारी लॉबी इससे कितना सचेत होगी, या फिर ये इंडिविजुअल कार्यवाही के तौर पर ही वो लॉबी देख रही होगी। सवाल अहम है, इसके जवाब हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।